e to the power this plus this, इसको हमने सेपरेट कर लिया, e to the power delta S naught upon r, तो ये कांस्टेंट है, e to the power some कांस्टेंट, नया कांस्टेंट लिख दिया a. Vapor pressure, it does not depends on the shape and size of the vessel as well as amount of liquid taken. इसमें हमने इतना लिक्विड लिया है, इसमें लिक्विड बहुत ज्यादा ले लिया है, still the vapor pressure remains same. इसका शेप कुछ रैंडम है, still the vapor pressure remains same if liquid taken is same. Definitely यदि मैं लिक्विड चेंज कर दूंगा, यहाँ पे पानी लिया, यहाँ पे अल्कोहल लिया, यहाँ पे बेंजीन लिया, तीनों का अलग-अलग वेपर प्रेशर होगा. But if we keep the same liquid, then the pressure, vapor pressure depends only on temperature. If temperature is same and the same liquid is taken, then it will not depend on shape and size as well as amount of liquid taken. Is that okay? Yes. Yes, sir.
Some more properties of vapor pressure. It depends on nature of liquid taken. जैसा explain किया गया, अलग-अलग liquid का अलग-अलग vapor pressure होगा. Vapor pressure of a solution also depends on the fraction of each component present. हमने एक vessel लिया, इसमें water लिया, water के साथ कुछ alcohol mix कर दिया, उसमें benzene mix कर दिया. अब ये solution बन गया है. यदि solution बन गया तो definitely अब इनका vapor pressure depend करेगा इस substance का. First thing, कौन से substance present है. सेकंड थिंग, हर सब्सटेंस का कितना फ्रैक्शन प्रेजेंट है. जिसका ज्यादा वेपर प्रेशर उसका ज्यादा फ्रैक्शन है तो ओवरऑल वेपर प्रेशर ज्यादा हो. तो वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन द फ्रैक्शन इफ सॉल्यूशन इज गिवन. यदि एक प्योर लिक्विड है तब तो 100% उसका वेपर प्रेशर. या वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज आल्सो कॉल्ड aqueous tension. One of the definition of boiling point, temperature at which vapor pressure equal to surrounding pressure. It is called boiling point. If surrounding pressure is 1 atm, then it is called normal boiling. कोई डाउट यहाँ तक? सर Yes. सर फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर दीजिए. It depends on nature of liquid taken. पानी का वेपर प्रेशर, अल्कोहल का वेपर प्रेशर, बेंजीन का वेपर प्रेशर, ऑयल का वेपर प्रेशर, पेट्रोल का वेपर प्रेशर, क्या सबका सेम होगा? क्या सबकी वेपराइज होने की टेंडेंसी सेम होगी? बोलो, सेम होगी डिफरेंट होगी? डिफरेंट होगी सर. बस ओके. सबका अपना अपना नेचर, सबका अपना अपना वेपराइज होने की टेंडेंसी, सबका अपना अपना वेपर प्रेशर. क्लियर है सर. सर वो बॉइलिंग पॉइंट वाला पॉइंट समझा दीजिए ना. देखो, एक कंटेनर लेते हैं हम. इस कंटेनर में लिक्विड है. क्लियर? इसको मैं बॉईल करना स्टार्ट करता हूं. जब मैं इसे बॉईल करना स्टार्ट करूंगा, इसका टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो कुछ लिक्विड मॉलिक्यूल वेपर में जाना स्टार्ट होंगे. एक टेम्परेचर ऐसा आएगा, टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते जो वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है. Now at some particular temperature, the vapor pressure means tendency of this liquid to go in vapor phase. So that tendency to go in the vapor phase will increase up to that limit कि जो ऊपर से प्रेशर होने लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सराउंडिंग प्रेशर, वही प्रेशर नीचे से ऊपर आएंगे. The point at which the tendency to go up and the opposing force becomes equal, then the whole liquid can go to the vapor phase. The whole liquid can boil up to convert into gaseous phase. उसे कहेंगे boiling point. Boiling point मतलब वो टेम्परेचर जब सारा का सारा लिक्विड ऊपर चला जाएगा, और वो टेम्परेचर वो होगा जब ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है, नीचे से जो प्रेशर लगेगा ऊपर की तरफ, दोनों इक्वल हो जाएंगे. आया समझ में? हाँ सर, समझ गया. यस सर. मतलब जो वाटर है, वाटर का वेपर प्रेशर 100 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा? 1 atm. 1 atm.
वेपर प्रेशर बढ़ा, ज्यादा वेपर प्रेशर, वेपराइज होने की टेंडेंसी ज्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट कम। यदि वो हम बहुत हीट कर रहे हैं तब भी वेपराइज नहीं हो रहा है, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और वेपर प्रेशर कम है। समझ में आया? इनवर्स रिलेटेड होंगे दोनों। हो गया है क्या कॉपी सारा? जल्दी से कॉपी करो, मैं 1 मिनट और दे रहा हूँ। चले हम आगे, कोई डाउट यहाँ तक? यस सर, चलो। चलो
मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से कॉपी कर दो। सर सर वो हाँ सेंटेंस वो के बाद क्या है वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ वो नहीं समझ में आया, क्या बोल रहे हो? पार्शियल प्रेशर ऑफ के बाद क्या है? ये वाला पॉइंट नहीं सर, PA नहीं सर PB वो ऊपर सर PAPB। partial pressure in vapors over the solution for A and B respectively. हो गया कॉपी सभी का? यस सर। देखो सुन लेना पहले पूरा। हमने एक सॉल्यूशन लिया है जिसमें A और B को मिक्स कर दिया। ये लिक्विड सॉल्यूशन है, उसका वेपर फेज। X and XB are the mole fraction in the liquid phase। यहाँ पर X से XB मोल फ्रैक्शन है, A का X है और B का XB। यहाँ पर वेपर फेज में YB मोल फ्रैक्शन है। अब हमारे पास दो टाइप के वेपर प्रेशर है। फर्स्ट केस, मेरे पास इस कंटेनर में प्योर वाटर है, कुछ भी मिक्स नहीं किया, तब वो वेपराइज होगा, उसका वेपर प्रेशर। तो प्योर वेपर प्रेशर को हम डिनोट करते हैं नॉट से। P नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A, P नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर B। क्लियर? सेकंड केस, व्हेन वी आर मिक्सिंग A एंड B, हमने दोनों को मिक्स कर दिया है, तब वेपर प्रेशर कितना होगा? डेफिनेटली जब A हमारे पास पहले 100% था, पूरा का पूरा वेपराइज होगा। हमने A का वेपर प्रेशर 100, B का कुछ ले लिया हमने लेट से 50, दोनों को मिक्स करेंगे तो वेपर प्रेशर 150 के बीच में चला जाएगा। तो मिक्स होने के बाद A का वेपर प्रेशर, मतलब जो भी उसका फ्रैक्शन है, जितना ज्यादा है उतना ज्यादा A वेपराइज होगा। Greater the amount of air over here, greater the vapor pressure of air over here. So PA/PB are the partial pressure of A and B in the vapor phase. जब सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के ऊपर जो भी A का पार्शियल प्रेशर उसने PA से डिनोट किया और B के पार्शियल प्रेशर को PB से डिनोट। प्योर था तो ये, मिक्स किया तो PA/PB। क्या ये टर्म समझ में आते हैं भी चारों?
So क्या किसी को डाउट है? यस सर वो दो सब्सटेंस प्रेजेंट हैं तो उनका वेपर प्रेशर एक दूसरे के इंडिपेंडेंट नहीं होगा? इंडिपेंडेंट होगा, इसलिए तो ये लिख दिया है। मतलब ए को तो सिर्फ ये फर्क पड़ रहा है ना कि ए कितना प्रेजेंट है, बी को तो बी का नेचर क्या है उस पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। चलो अभी मैंने टर्म्स एक्सप्लेन किए, मैं डॉल्ट्स लॉ पे आ जाता हूं कि डॉल्ट्स लॉ क्या है एग्जैक्टली। देखो एक बार हमने एज्यूम किया ए और बी को हमने ऐड किया है 50:50 में, दोनों 50-50। एक का वेपर प्रेशर था लेट से 100, दूसरे का है 200। 100 वाले को 50 अमाउंट, इसका भी 50% है, तो एवरेज कितना आ जाएगा? दोनों को ऐड करेंगे बाय 2 डायरेक्ट हो जाएगा 150 वेपर प्रेशर। अब मैं केस लेता हूं 200 वाला जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, उसको मैंने लिया, इसको 90% ले लिया, इसको 10% लिया, तो डेफिनेटली जब इसका परसेंटेज कम है तो वेपर प्रेशर किसके तरफ जाएगा? 100 की तरफ। सो ज्यादा ए का कंटेंट है तो ए के कारण ज्यादा वेपर प्रेशर हो जाएगा, और बी का कम कंटेंट है तो बी के कारण कम प्रेशर होगा। सो वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करना चाहिए? कितना अमाउंट ए और बी का हमने यहाँ पे लिक्विड फेज में लिया। Greater the mole fraction of A in liquid phase, greater the vaporization of A, more will be the vapor pressure of A over here. Greater the fraction of B, greater the vaporization, more the mole fraction of B in the vapor phase. So A का जो प्रेशर है उसके मोल फ्रैक्शन लिक्विड में, ये लिक्विड ये वेपर, जितना ज्यादा लिक्विड में उतना ज्यादा वेपराइजेशन, उतना ज्यादा वेपर प्रेशर। बी के लिए उसका फ्रैक्शन कितना है? यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या आ गया? पी नॉट एक्स ए। पी नॉट कैसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया? चलो एक काम करो, एक्स ए को 1 रख दो। यदि एक्स ए 1 हो गया मतलब 100% ए हो गया, तो पी नॉट आना ही चाहिए बाय डेफिनेशन। क्लियर? पी नॉट मतलब 100% ए का वेपर प्रेशर, प्योर ए का वेपर प्रेशर। क्या इतना समझ में आता है? हाँ Yes, सर। sir. अब हम आते हैं टोटल प्रेशर पर सॉल्यूशन के। ए और बी का अलग लिखा, रॉड्स लॉ ने ही ये सजेस्ट किया है टोटल वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन दोनों एक ही बात है, is equal to partial pressure of A plus partial pressure of B, which is also suggested by Dalton's law. Total pressure is the sum of partial pressure. So vapor pressure of solution PA को लिखा PA नॉट x है, PB को लिखा PB नॉट xB. Is that okay? और बाई चांस तीन कंपोनेंट होते तो क्या करते हैं? PA नॉट x है प्लस PB नॉट xB प्लस PC नॉट xC एंड सो ऑन। जितने भी कंपोनेंट होते सबको ऐड कर देते। क्या इतना क्लियर है? यस सर। सो यस सर इक्विलिब्रियम में हम पी नॉट ए के जगह पे टोटल प्रेशर लिखते थे ना? नहीं समझ में आया। ये सब कुछ इक्विलिब्रियम पे ही डिफाइन होता है। इक्विलिब्रियम नहीं है तो मैं वेपर प्रेशर वर्ड ही यूज नहीं कर सकता। तो वेपर प्रेशर मींस इक्विलिब्रियम प्रेशर। सर इक्विलिब्रियम में हम पार्शियल प्रेशर इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन लिखते थे ना? हाँ, वो डाल्टन्स लॉ है। तो सर यहाँ पे पी नॉट ए से उसका कोई रिलेशन है? जो तू बोल रहा है वो ये है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द वेपर फेज इनटू टोटल प्रेशर। ये वेपर फेज का है, ये लिक्विड फेज का है, दोनों अलग-अलग चीजें हैं। In one case, we are going to relate vapor pressure in vapor phase to the mole fraction of the same substance in the liquid phase. Dalton's law ने vapor pressure को relate किया है mole fraction in the vapor phase. जिस रूम में गैस है, हर गैस का partial pressure उस गैस का mole fraction जो गैसेस में, और यहाँ पे mole fraction जो लिक्विड में, तो दोनों अलग-अलग हो गए ना पूरे। यस सर अब क्लियर है।
क्या इतना क्लियर है अभी? चलो एक क्वेश्चन लेता हूं इस पे बेस्ड। रॉड्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर आइडियल सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन आता है आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, वो भी मैं डिस्क्राइब करूंगा आगे इसी चैप्टर में। क्लोरीन का फॉर्मूला C6H5CH3। ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसका थोड़ा सा थ्योरी का पार्ट है वो लिख रहा हूं, बट पहले तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लो। आंसर आता है तो चेक बॉक्स में टाइप करना।
चलो देखो, पी सॉल्यूशन पी ए नॉट 400, एक्स ए 400, इसका प्रेशर है, एक्स ए 0.03, 3% दिया है ना, तो 0.03 विल बी मोल फ्रैक्शन प्लस पीवी नॉट 500, इसका 0.03% है, फ्रैक्शन है, तो इसका कितना होगा 0.97। अब सॉल्व करना है इसके बाद, तो कितना आता है सॉल्व करने पर? 497. 497. 497. Is that okay? ये जो रॉल्स लॉ था उसका कुछ मॉडिफाइड फॉर्म है इन टर्म्स ऑफ एक्स और एक्स बी। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में भी? अनुरूप समझ में आया है? अनुरूप, आयुष, अमोघ, Clear is Yes, sir. भार्गव पाटिल, Yes, sir. देखो हम इस एक्सिस पे ले रहे हैं मोल फ्रैक्शन, एक्स इज इंक्रीजिंग, एक्स 0 से 1 तक जा रहा है, यदि एक्स इंक्रीज होगा तो एक्स भी डिक्रीज होगा, यहाँ पे एक्स डी का वैल्यू 1, तो एक्स 0, दोनों का एडिशन 1 तो आना ही है, फ्रैक्शन का एडिशन, एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज 1, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना हो जाएगा 0, तो एक्स ए इंक्रीज हो रहा है, एक्स बी डिक्रीज हो रहा है, जस्ट अपोजिट में एक्स बी इंक्रीज होगा, एक्स ए डिक्रीज होगा, क्लियर? अब हम कर्व ड्रॉ करेंगे सबसे पहले पीए का, पीए इक्वल टू पीए नॉट एक्स है, क्या ये स्ट्रेट लाइन है? y इक्वल टू एम एक्स, यहाँ पे हम ले रहे हैं वेपर प्रेशर, इसका मतलब ये लाइन कुछ ऐसा आएगा, ये पीए नॉट, कोई डाउट इसमें? जहां पे x से 1, तो पीए क्या हो गया, पीए नॉट के इक्वल। अब तुम यदि पीबी का ग्राफ ड्रॉ करने जाओगे, पीबी नॉट एक्स बी, तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और ओरिजिन ये हो गया एक्स बी 0 हो गया, और ये वाला पॉइंट हो गया पीबी नॉट। क्या ये दोनों ग्राफ समझ में आते हैं सभी को? सर फिर से एक बार बता दो। Yes, Sir, sir. एक बार. y इक्वल टू mx का ग्राफ है, क्लियर? along y axis वेपर प्रेशर, along y axis वेपर प्रेशर, और x axis के along मोल फ्रैक्शन है, तो y इक्वल टू mx का ग्राफ, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, यहाँ पे x a 0 है, तो इस ग्राफ के लिए ओरिजिन हो गया ये वाला पॉइंट, x b यहाँ पे 0, क्लियर यहाँ तक? अब हमें टोटल Sir. प्रेशर का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो टोटल प्रेशर का ग्राफ हो जाएगा एडिशन ऑफ बोथ, ये पीए का ग्राफ, ये पीबी का ग्राफ, और ये पी टोटल। प्लस पीबी नॉट, एक्सए को 0 रखो, जब एक्सए को 0 रखोगे तो पी सॉल्यूशन इज पीबी नॉट, मतलब पीबी नॉट से स्टार्ट होगा। अब एक्सए को 1 रख दो, जब एक्सए को 1 रखोगे तो पी सॉल्यूशन आएगा पीए नॉट, ये पीबी नॉट कैंसिल, तो यहां स्ट्रेट लाइन, एंड दिस इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, y m x plus c। कोई डाउट यहां तक? Sir. सर वो टोटल प्रेशर का कैसे आया ग्राफ? along y axis
mx plus c, straight line which is not passing through origin. y intercept कितना है? pb naught. pb naught is y intercept. फर्स्ट पॉइंट ये आ गया. सेकंड पॉइंट x को 1 रख दो. जब x से 1 होगा तो p सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? pb naught कैंसिल, p naught, मतलब सेकंड पॉइंट ए स्ट्रेट लाइन मिला दिया. समझ गया सर. कोई डाउट यहाँ तक? चलो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं. और मेरा आयोनिक का भी डिस्कशन पेंडिंग है थोड़ा सा, राइट? वो भी मुझे करना है नेक्स्ट लेक्चर में. तो नेक्स्ट लेक्चर प्रिपेयर है ना आयोनिक के डिस्कशन के. Okay, sir. ओके, Yes, sir. ठीक.